हॉस्पिटल विवान हॉस्पिटल के अंदर आया और उसने रिसेप्शन से शिखा जी के बारे में पूछताछ की, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। सॉरी सर, जब तक परिवार वालों की परमिशन ना हो, हमारे पेशेंट के बारे में हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। सब कॉन्फिडेंशियल है। रिसेप्शनिस्ट बोली। अब परिवार वालों की परमिशन कैसे लाऊं? विवान खुद से बोला और फिर रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर वहां से आ गया। अब क्या करूं? यहाँ से तो अम्बी की जानकारी मिलने से रही। विवान खुद से बोला और सोचने लगा। हाँ, अनबी दीपा के साथ ऑफिस में काम करती थी, तो शायद वहां से उसकी कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, यही सही रहेगा, विवान खुद से बोला और दीपा के ऑफिस की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय में उसकी कैब एसके फैशन हाउस के सामने आकर रुकी। विवान कैब से उतरा और अंदर जाने लगा कि उसका फोन बज उठा। विवान ने देखा तो उस पर सारा का नाम ब्लिंक हो रहा था। कहो, क्या कहना है? फोन उठाते ही विवान बोला। कभी तो प्यार से हाय हेलो बोल लिया करो, सीधे मुद्दे पर आ जाते हो। सारा बोली। लेकिन विवान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सारा विवान की मंगेतर है, जिसकी उम्र 22 साल के करीब है और कद 5 फुट 6 इंच है। रंग सांवला है और उसके बाल उसके शोल्डर तक बड़े ही प्रोफेशनली तरीके से कटे हुए हैं। दिखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन अपने मॉडर्न लुक से वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। सारा, मैं बिजी हूँ, कुछ देर बाद बात करता हूँ, विवान बोला। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? तुम्हारी कजिन की शादी तो कल थी, तो तुम आज वापस आ जाने वाले थे, लेकिन तुम तो वहीं हो। 3 दिन हो गए तुम्हें मुंबई गए, लेकिन एक भी कॉल नहीं किया तुमने मुझे। फ़ोन करना तो दूर, मेरी कॉल का ढंग से जवाब भी नहीं देते तुम। तुम्हें कुछ होश भी है कि अगले महीने हमारी शादी है? मुझे तो लगता है कि तुम शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। बोलते बोलते सारा बच्चों की तरह रोने लगी। ऐसा नहीं है, प्लीज कूल डाउन। आई एम सॉरी, वो शादी के फंक्शन में बिजी था। एनीवेज, मैं आज शाम तक दिल्ली वापस आ जाऊंगा, विवान बोला। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना मुझे दिल्ली अच्छी नहीं लगती। वेटिंग फॉर यू एंड आई लव यू, सारा बोली। मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, विवान अनमने मन से बोला और फिर उसने फ़ोन काट दिया। विवान के फ़ोन कट करने के बाद सारा हाथ में पकड़े फ़ोन को घूरने लगी और फिर उसने गुस्से में फ़ोन को ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। फ़ोन पर बात करने के बाद विवान गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। शहरी भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी रोकी। ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्यों उस लड़की के पीछे जा रहा हूँ जिसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर वो लड़की अनन्या है तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की मेरा कल थी, मेरा सबसे बुरा कल। और सारा मेरा आज है, जिसकी दुनिया मुझसे शुरू होती है और मुझी पर ख़त्म। और एक तरफ वो अनन्या, धोखा दिया था उस लड़की ने मुझे, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसी के लिए धड़कता है। क्यों? आखिर क्यों? स्टीयरिंग पकड़कर विमान जोर से चिल्ला उठा। इतना सब होने के बाद भी क्यों मैं तुम्हें नहीं बुला पा रहा? क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? क्यों तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लग रहा है? क्यों? विवान रोते हुए बोला। तभी विवान का फोन बज उठा। विवान ने देखा तो उसके मामा का फोन था। उन्होंने विवान को घर आने के लिए कहा, तो विवान ने खुद को संभाला और अपनी गाड़ी उनके घर की ओर मोड़ दी। आर्ट टेक्सटाइल अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद अभिमन्यु अपने केबिन में आ गया। उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और फिर अपने टेबल पर एक फाइल ढूंढने लगा। जब उसे वो फाइल नहीं मिली तो उसने अपने पीए को बवेजा ग्रुप्स की फाइल लाने के लिए कहा। सर, अभी फाइल रेडी नहीं हुई है, अभिमन्यु का पीए अंदर आते हुए बोला। वाट? फाइल रेडी नहीं हुई? अभिमन्यु अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, नमन को भेजो मेरे पास, अभिमन्यु ने अपने पीए से कहा। तो वो अभिमन्यु की केबिन के बाहर आ गया और नमन की केबिन की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में नमन ने अभिमन्यु की केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गया। भाई, आपने बुलाया? नमन ने पूछा। बवेजा एंड ग्रुप्स की फाइल अभी तक रेडी क्यों नहीं है? तुम्हें पता है ना कल प्रेजेंटेशन है, और मैंने कहा था कि आज सुबह तक फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए, अभिमन्यु बोला। हाँ हाँ, जानता हूँ भाई,
बस 2 घंटे तक आपको मिल जाएगी। नमन बोला, ओके जल्दी करो, फिर मुझे पापा के साइन भी लेने हैं उस पर। अभिमन्यु बोला, पापा के साइन लेने के लिए तो आपको घर जाना पड़ेगा। नमन बोला, घर जाना पड़ेगा, लेकिन क्यों? पापा ऑफिस नहीं आए आज? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं, आज पापा की तबीयत कुछ खराब थी, तो वो नहीं आए। नमन बोला, तबीयत खराब थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभिमन्यु बोला, डोंट वरी भाई, थोड़ा सा फीवर होने है। वो तो ऑफिस आने को रेडी थे, लेकिन मैंने उन्हें घर रुकने के लिए बोल दिया। नमन बोला, अच्छा किया जो उन्हें नहीं आने दिया। तुम प्रेजेंटेशन रेडी करो, मैं शाम को खुद पापा के साइन करवा लूंगा और उनसे मिल भी लूंगा। अभिमन्यु बोला, ओके भाई, अब आधे घंटे में आपकी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। नमन बोला, हाँ ठीक है। अभिमन्यु बोला, लेकिन ये अचानक मीटिंग क्यों? नमन ने पूछा। कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हें पता चल जाएगा। अभिमन्यु बोला और लैपटॉप पर अपना काम करने में लग गया। नमन भी अभिमन्यु की केबिन से निकलकर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। पूरे आधे घंटे बाद अभिमन्यु मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो सब लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे। अभिमन्यु को देखते ही सब उठ खड़े हुए। अभिमन्यु ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो सब उसके बैठने के साथ अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। टेबल के सेंटर में लगी हुई सबसे बड़ी चेयर पर बैठा हुआ अभिमन्यु मिस्टर रायचंद को घूरने लगा और फिर मिस्टर सेन गुप्ता को। मिस्टर रायचंद एंड मिस्टर सेन गुप्ता, फैब्रिक की क्वालिटी आप दोनों चेक करते हैं ना? अभिमन्यु ने दोनों से पूछा। यस सर, जब तक क्वालिटी टॉप की नहीं होती हम उसे मिल से बाहर नहीं जाने देते, मिस्टर रायचंद बोले। बाहर जाने से पहले कपड़ा डबल चेक होता है, मिस्टर सेनगुप्ता बोले। तभी मिस्टर चटर्जी की कंप्लेंट आई है। बोलते बोलते अचानक अभिमन्यु की आवाज में आक्रोश आ गया, जिससे आसपास बैठे हुए एम्प्लॉय के साथ साथ बोर्ड मेंबर्स भी कांप उठे। मिस्टर रायचंद और मिस्टर सेनगुप्ता, अगर आपसे आपका काम ढंग से और पूरी ईमानदारी से नहीं होता तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। लापरवाही और बेईमानी के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। अभिमन्यु एक रोबदार आवाज में बोला। आई एम सॉरी सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको दोबारा ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, मिस्टर रायचंद बोले। हाँ सर, हमें एक मौका और दे दीजिए प्लीज, हम सच में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, मिस्टर सेनगुप्ता बोले। तभी अभिमन्यु के फोन पर एक मैसेज बीप हुआ। अभिमन्यु ने देखा तो अनवी का मैसेज था। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, काली दाल और पनीर। जल्दी घर आ जाइएगा, डिनर के लिए इंतजार करूंगी। मैसेज पढ़ते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका गुस्सा पल में छूमंतर हो गया। जो अभिमन्यु अभी अभी इतने गुस्से में था, उसे वो मुस्कुराता देखकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। नमन का ध्यान मीटिंग के मेंबर्स पर गया तो वो उनकी नजरों का पीछा करने लगा, जो अभिमन्यु पर जाकर रुक गई। भाई क्या कर रहे हो? नमन ने अभिमन्यु को हिलाया और उसके कान के पास आकर उसे आवाज दी तो अभिमन्यु ने एक नजर सबकी ओर देखा। सब आंखें बड़ी करके उसे ही देख रहे थे। अभिमन्यु ने जल्दी से अपना फोन टेबल पर रखा और सामने देखते हुए बोला, तो कहाँ थे हम? सर, हम कह रहे थे कि आपको गलती का मौका नहीं देंगे, मिस्टर सेनगुप्ता ने अपनी बात को दोहराया। ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी कोई भी गलती हुई तो दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अभिमन्यु बोला और फिर उसने टेबल पर से अपना फोन उठाया और कॉन्फ्रेंस रूम से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। शाम होते होते नमन ने भी प्रेजेंटेशन रेडी कर ली थी। वो फाइल लेकर अभिमन्यु के केबिन में आ गया। ये लीजिए, फाइल रेडी है, एक बार चेक कर लीजिए, नमन बोला। हाँ ठीक है, तुम घर ही जा रही हो ना? अभिमन्यु ने नमन से पूछा। हाँ, नमन बोला। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभिमन्यु बोला तो नमन ने आमे से हिला दिया। अभिमन्यु ने अपना कोट उठाया और नमन के साथ पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। नमन ने गाड़ी निकाली तो अभिमन्यु भी उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद गाड़ी राजपूत विला के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। डैड मम पुकारते हुए अभिमन्यु घर के अंदर आ गया मेरा बच्चा, वैशाली जी ने बड़े प्यार से अभिमन्यु के गाल को अपने हाथ में भरा। जी, पापा कैसे हैं? अभिमन्यु ने वैशाली जी से पूछा। ठीक है, कमरे में रेस्ट कर रहे हैं, तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ।
वैशाली जी बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ ही समय में हाथ में बेलन लिए वो किचन से बाहर आ गई। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। वैशाली जी अभिमन्यु को मारने के लिए बेलन ऊपर उठाते हुए बोली तो अभिमन्यु हैरानी से उन्हें देखने लगा। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अभिमन्यु वैशाली जी से अभी इतना बोला ही था कि वैशाली जी बेलन लिए उसकी ओर बढ़ी और उसकी राइट आर्म पर बेलन से उसे मार दिया। अरे माँ, क्यों रौद्र रूप धारण किए हुए हो? हुआ क्या है? पहले बताओ तो सही। अभिमन्यु बोला। ये तू मुझसे पूछ रहा है? तुझे नहीं पता कि हुआ क्या है? वैशाली जी बोली और अभिमन्यु को फिर से बेलन से मारने लगी तो अभिमन्यु खुद को बचाते हुए पीछे हट गया। वैशाली जी सोफे के आगे खड़ी थी और अभिमन्यु खुद को बचाव करते हुए सोफे के पीछे आ गया। डिब्बे वाली हूँ, मैं बेचारी हूँ, घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। वैशाली जी गुस्से से बोली तो अभिमन्यु आंखें बड़ी करके वैशाली जी को देखने लगा। अभिमन्यु अभी भी वैशाली जी के बार से खुद को बचाने में लगा हुआ है। मतलब अन्वी ने आपको सब बता दिया? अभिमन्यु हैरान होते हुए बोली। उसने तो वही बताया जो तूने उसे बताया था, नालायक। और कितने झूठ बोलेगा तू? वैशाली जी बोली और उसकी ओर लग गई, लेकिन अभिमन्यु ने खुद को बचा लिया और वहां से हट गया। नमन गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। माँ अपने लाडले के पीछे बेलन लेकर पड़ी हुई हैं। नमन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। माँ के लाडले को माँ के हाथों पिटते देख उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। माँ, जोर से मारना, छोड़ना मत। नमन वैशाली जी का हौसला बढ़ाते हुए बोला। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अभिमन्यु वहीं से नमन को घूरते हुए बोला। उसे क्या देखेगा? पहले मुझसे बात कर। शर्म नहीं आती तुझे? वैशाली जी बोली। अरे, आप बात करने के मूड में हो कहाँ? आपका मूड तो मुझे ठोकने का है। अभिमन्यु वैशाली जी से खुद को बचाते हुए बोला। तेरे काम ही जूते खाने वाले हैं। तुझे तो आज मैं सुझाकर ही छोड़ूंगी। वैशाली जी बोली। अभिमन्यु आगे आगे और वैशाली जी उसके पीछे पीछे। ये सब देखकर नमन को तो बहुत मजा आ रहा था। अभिमन्यु ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वैशाली जी ने बेलन से 2 बार उस पर वार कर ही दिया। अभिमन्यु वैशाली जी से बचते बचाते नमन के पास आ गया। उसने नमन के सिर पर एक थप्पड़ लगा दिया। नमन ने अपने सिर पर हाथ रखा और अभिमन्यु को घूरने लगा। अभिमन्यु ने नमन को ढाल बनाकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वैशाली जी अभिमन्यु को मारने लगी तो नमन के हाथ पर बेलन लग गया। हाँ माँ, मुझे क्यों मार रही हो? अपने लाडलोई को मारो ना। नमन अपना हाथ पकड़कर चिल्लाने लगा। तू बीच में क्या कर रहा है? पीछे हट, इसे तो मैं आज छोड़ू ही नहीं। वैशाली जी ने नमन का हाथ पकड़ा और उसके बम पर 2-3 बेलन का वार किया और नमन बंदर की तरह उछल पड़ा। हाँ माँ, नमन अपनी तशरीफ को सहलाते हुए बोला और वहां से भागकर सोफे के पीछे छुप गया। मौका पाकर अभिमन्यु भी वहां से पीछे हट गया। उसके पीछे भागते हुए कुछ देर बाद वैशाली जी थक गई और लिविंग एरिया में लगे सोफे पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। वैशाली जी को बैठे देख अभिमन्यु ने चैन की सांस ली। अभिमन्यु पिलर के पीछे से बाहर आया तो वैशाली जी फिर से अपना हथियार लेकर उठ खड़ी हुई। क्या शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? राजेंद्र जी बाहर लिविंग एरिया में आते हुए बोले। पापा, बचा लीजिए मुझे। अभिमन्यु ने राजेंद्र जी को देखा तो भागकर उनके पास आ गया और उनके पीछे छुपते हुए बोला। क्या हुआ है? क्यों हाथ मुंह धोकर मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई हो? राजेंद्र जी अभिमन्यु को सपोर्ट करते हुए बोले। आपको पता भी है कि आपके बच्चे ने किया क्या है? वैशाली जी अभिमन्यु को घूरते हुए बोली। अच्छा, ऐसा क्या किया है इसने? पहेलियां बुझाती रहोगी या बताओगी भी? राजेंद्र जी ने पूछा। एक तो मैंने इसके और इसकी बीवी के लिए खाना बनाकर भेजा और इसने पता है उसे क्या बताया कि मैं डिब्बे पैकिंग का काम करती हूँ, घर का खर्च चलाने के लिए। वैशाली जी बोली तो राजेंद्र जी जोर से हंस पड़े। राजेंद्र जी को हंसते देख वैशाली जी और ज्यादा चिढ़ गई। हाँ हाँ, हंसिए, बहुत हंसी आ रही है ना आपको? एक तो आपका ये बेटा झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और आप हैं कि अपने बेटे को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वैशाली जी राजेंद्र जी पर गुस्सा करते हुए बोली। अरे, तो इस काम में क्या बुराई है? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने खुद इस काम की कितनी तारीफ की है। राजेंद्र जी बोले। मैं जानती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि इसने मुझे डिब्बे वाली कहा। मुझे प्रॉब्लम इसके झूठ से है। झूठ को बर्दाश्त ना करने वाला अभिमन्यु राजपूत झूठ का पिटारा बनता जा रहा है। उस बेचारी बच्ची को भी धोखे में रखा है इसने। वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु अपने कान पकड़े राजेंद्र जी के पीछे से बाहर निकल आया। माहौल को देखते हुए नमन भी सोफे के पीछे से निकल आया। आपको जितना मारना है मार लो, लेकिन अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। अभिमन्यु अपना हाथ वैशाली जी की ओर बढ़ाते हुए बोला तो वैशाली जी उसे देखने लगी। वैशाली जी ने भी हाथ में पकड़ा बेलन गुस्से में नीचे जमीन पर दे मारा, जो सीधे जाकर राजेंद्र जी के पैर पर लग गया। बेलन लगने से राजेंद्र जी की आह निकल गई। ओह सॉरी सॉरी, वो मैं तो। वैशाली जी राजेंद्र जी का पैर पकड़ते हुए बोली, भाई अब तू ही अपनी माँ का गुस्सा शांत कर सकता है, वरना आज घर में सबको पीट देंगी ये। राजेंद्र जी अभिमन्यु के कान के पास आते हुए बोले तो अभिमन्यु कुछ सोचने लगा और फिर वैशाली जी के पास आ गया। ठीक है माँ, मैं जाकर अभी अनवी को सच सच बता देता हूँ, फिर चाहे उसका जो भी रिएक्शन हो, चाहे वो मुझे छोड़कर ही क्यों ना चली जाए। अभिमन्यु वैशाली जी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए मासूम सा मुंह बनाकर बोला। अपने बेटे का मासूम सा चेहरा देखकर वैशाली जी का मन भी पिघल गया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे आराम से सच बताना। आज आप कुछ खा ले। वैशाली जी रूखे स्वर में अभिमन्यु से बोली तो राजेंद्र जी मुस्कुरा दिए। अरे ये क्या बात हुई माँ, इतनी जल्दी मान भी गई? सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। नमन धीरे से बोला तो उसके पीछे खड़े अभिमन्यु ने अपनी आर्म को घुमाकर नमन के दूसरे कंधे पर रख दिया। तू कल मिल ऑफिस में, फिर तेरे मजे दिलवाता हूँ। अभिमन्यु अपनी आर्म से नमन का गला दबाते हुए बोला। माँ, नमन बोला तो अभिमन्यु ने जल्दी से उसका गला छोड़ दिया। वैशाली जी किचन में चाय नाश्ता बनाने चली गई और अभिमन्यु राजेंद्र जी के साथ डील के बारे में डिस्कस करने के लिए स्टडी रूम में आ गया। वैशाली जी ने अभिमन्यु और राजेंद्र जी के लिए चाय नाश्ता स्टडी रूम में ही भिजवा दिया। इधर अनवी अपना लैपटॉप खोलकर बैठी हुई थी और अभिमन्यु के आने का इंतजार कर रही थी। घड़ी की सुइयों पर उसकी नजर गई तो 8 बज रहे थे। अनवी ने अपना फोन उठाया और अभिमन्यु को कॉल करने लगी, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से अभिमन्यु को अनवी की कॉल का पता ही नहीं चला। अब यहाँ क्या कर रहा है? 8:30 हो रहे हैं। जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। वैशाली जी स्टडी रूम में आते हुए अभिमन्यु से बोली। वैशाली जी की बात सुनकर अभिमन्यु ने टाइम देखने के लिए फोन उठाया तो उस पर अनबी के कई सारे मिस्ड कॉल थे। अब जा, फोन क्या देख रहा है? कहे तो डब्बा पैक कर दूं? वैशाली जी मुंह बनाते हुए बोली। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है। अभिमन्यु बोला। हाँ, वैशाली जी ने इतना ही कहा। हाँ, किसी डिब्बे वाली से सीखा है उसने खाना बनाना। अभिमन्यु ने वैशाली जी के गाल पर किस किया और जल्दी से बाय बोलकर वहां से भाग आया। उसे जाते देख वैशाली जी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद अभिमन्यु की गाड़ी उसकी सोसाइटी के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अभिमन्यु ने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। ऊपर आकर उसने बेल बजाई तो अनवी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अनवी ने सामने अभिमन्यु को देखा तो उसके सीने से लग गई। अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा, फिर उसने भी अपनी बाहें अनवी के चारों तरफ लपेट ली। तुम ठीक तो हो? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अभिमन्यु के सीने से मुंह पर उठाते हुए अनवी बोली। सॉरी, वो मिस्टर राजपूत के साथ एक मीटिंग थी। अभिमन्यु बोला तो अनवी अभिमन्यु से दूर हट गई। मिस्टर राजपूत के साथ मीटिंग थी तो आपने बताया क्यों नहीं और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया? अगर फ़ोन नहीं उठाना और ना ही किसी के कॉल का रिप्लाई करना है तो फ़ोन रखा ही क्यों है? भेज दो इसे। अनवी अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए बोली। अनवी की बात सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। अनवी बिल्कुल एक टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही थी और अभिमन्यु को उसका खुद पर यूं हक जताना अच्छा लग रहा था। अब बोलो कुछ, बोलते क्यों नहीं? अनवी बोली। हाँ, वो मीटिंग थी तो फोन साइलेंट पर था। अभिमन्यु बोला। अच्छा, तो मीटिंग थी, उससे पहले एक मैसेज ही कर देते। आप नहीं जानते कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है?
अनवी बोली। सॉरी, अभिमन्यु बोला। क्या सॉरी? आपको पता है मैं कितना डर गई थी, कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। अनवी बोली। अच्छा, क्या ख्याल आया? कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था, फिर इस दुनिया से ही? अभिमन्यु ऐसे ही मजाक करते हुए बोला। तो सोफे पर पड़ा कुशन अनवी ने अभिमन्यु को फेंक कर मारा, जो सीधा जाकर अभिमन्यु के मुंह पर लगा। कितनी अजीब बात है। अभिमन्यु राजपूत, द सीईओ ऑफ आर्ट टेक्सटाइल, अपनी माँ और बीवी से पिट रहा है। ऊपर की ओर देखते हुए अभिमन्यु अपने मन में बोला, भूख लगी है, ये मार खा खा कर मेरा पेट नहीं भरने वाला। अभिमन्यु बोला तो अनवी के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। अनवी बोली तो अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। इधर अनवी ने खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। फ्रेश होने के बाद अभिमन्यु भी डाइनिंग टेबल पर आ गया। अनवी ने अभिमन्यु को खाना परोसा और खुद भी उसके साथ खाने के लिए बैठ गई। दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद अनवी डाइनिंग टेबल को क्लीन करने लगी और अभिमन्यु वहीं लिविंग एरिया में बैठकर अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। गुड नाइट। सारा काम खत्म करने के बाद अनवी अभिमन्यु से बोली और अपने काम में लग गई। अनवी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने लाइट बंद करी तो अंधेरे कमरे में उसे डर लगने लगा। उसने जल्दी से बेड के पास वाले बटन से लाइट को ऑन किया और फिर अपना ब्लैंकेट उठाया और अभिमन्यु के कमरे की तरफ बढ़ गई। देर रात अपना काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु रूम में आया तो अनवी बड़े आराम से वहाँ आधे से ज्यादा बेड पर फैलकर सो रही थी। अभिमन्यु ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। सोते हुए अनवी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। अभिमन्यु आकर उसकी साइड में बैठ गया और उसे निहारने लगा। मेरी इन महफिलों में रौनक तेरे आने से है, तुझे पाने के लिए बगावत सारे जमाने से है। कुछ देर तक अनवी को निहारने के बाद अभिमन्यु ने पिलो उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। अगली सुबह सुबह अलार्म बजने के साथ अनवी की आंख खुली तो उसे सामने सोफे पर सोया हुआ अभिमन्यु नजर आया। उसका मासूम चेहरा देखकर अनवी मुस्कुरा दी। अनवी उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपनी लेग्स को क्रॉस किया और अपनी आर्म को फोल्ड करके अपने हाथ पर अपनी चिन को टिका लिया और अभिमन्यु को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए निहारने लगी। देखने में तो काफी हैंडसम है और इसकी आंखों में तो खो जाने का दिल करता है। मेरा ख्याल भी अच्छे से रखता है, किसी हीरो से कम नहीं लगता। है तो एकदम परफेक्ट, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह लगता है। लेकिन अभी मुझे इसे और जानना है। अभिमन्यु को निहारते हुए अनवी खुद से बोली। अभिमन्यु की आंख खुली तो उसकी नज़र सामने बैठी अनवी पर गई। ऐसे क्या देख रही हो? अभिमन्यु अनवी से बोला तो उसकी तंद्रा टूटी और वो अपने ख्यालों से बाहर आई। अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर चिन पर रखा हुआ उसका हाथ फिसल गया। वो मैं ये देख रही थी कि आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं। पहले तो अनवी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर सोचते हुए जल्दी से बोली, हाँ, बेड पर जगह होती तो वहीं सो जाता। अभिमन्यु बोला, अकेले मैं ही तो थी बेड पर, आधा बेड तो खाली पड़ा था और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप बेड पर सो सकते थे। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसे देखने लगा और मुस्कुरा दिया। पूरे बेड पर सोने के लिए तुम अकेली ही काफी थी। अभिमन्यु बोला तो अनवी उसे देखने लगी। हाँ, तो मुझे बोल देते, मैं जगह दे देती। अनवी बोली, पहले अपने दिल में तो जगह दे दो, बेड पर जगह तो बाद में भी बन जाएगी। अभिमन्यु बोला तो अनवी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और फिर जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। अनवी ने अपने रूम का डोर बंद किया और फिर मुस्कुराते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गई। दिल्ली। विवान अपने घर के लिविंग एरिया में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तभी एक लड़की विवान विवान पुकारते हुए अंदर आ गई। सारा। विवान के शब्द उसके मुंह में ही घुल गए। सारा आते ही विवान के गले लग गई। विवान ने भी अनमने मन से एक हाथ सारा की बैग पर रख लिया और उससे मिलने की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। तुम कल आए और मुझे बताया भी नहीं, मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाती। सारा बोली, इट्स ओके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विवान बोला तो सारा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। एनीवेज, तुम बताओ क्या लोगी? विवान ने सारा से पूछा। तुम्हारी थोड़ी अटेंशन और प्यार। सारा बोली तो विवान हैरानी से उसे देखने लगा।
क्या? विवान बोला। हाँ, अनन्या को गए हुए 2 साल हो गए, लेकिन तुम अभी तक उसे बुला नहीं सके। तुम्हारे दिल में अभी भी उस धोखेबाज के लिए जगह है। देखो मेरी तरफ, मैं भी उसे बुला चुकी हूँ। मेरी तो बहन थी वो, सगी बहन। लेकिन तुम उससे भूलना चाहते ही नहीं। सारा चिढ़ते हुए विवान से बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम? विवान बोला। भाई, जो 2 सालों से देख रही हूँ, क्या तुमने आज तक मुझे अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार किया है? तुम्हारे लिए शादी सिर्फ एक डील है, बस एक डील। सारा बोली। ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। विवान बोला। वक्त? बोलकर सारा बनावटी हंसी हंस दी। और कितना वक्त लोगे तुम? 2 साल क्या कम होते हैं? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? हमेशा से तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुमने अनन्या से। अनन्या ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम अभी भी। सारा रोते हुए बोली तो विवान का दिल पिघल गया। उसे लगा कि वो वाकई सारा के साथ गलत कर रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। सारा जाने ही वाली थी कि विवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। विवान बोला तो सारा उसके गले से लग गई। मैं जानती हूँ कि अनन्या को तुम्हारे दिल से निकालना नामुमकिन है, लेकिन मैं इसे मुमकिन बनाकर ही रहूंगी। विवान के गले लगी हुई सारा अपने मन में बोली। मुंबई, आर्ट टेक्सटाइल। भाई, वो मिस्टर सेन गुप्ता ने रिजाइन कर दिया। नमन अब मन्नू की केबिन में आते हुए बोला। जानता था वो यही करेगा, अभिमन्यु बोला। लेकिन आप कैसे जानते थे? नमन ने पूछा। क्योंकि वो हमारे राइवल्स जिंदल का आदमी था, अभिमन्यु बोला। लेकिन वो तो पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, नमन बोला। हाँ, लेकिन अब वो जिंदल के हाथों बिक चुका है, और पकड़े जाने के डर से उसने रिजाइन कर दिया। क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अभिमन्यु राजपूत के साथ बेईमानी करने का क्या अंजाम होता है, अभिमन्यु बोला। तो अब क्या करना है? नमन ने पूछा। आप फैशन और लग्जरी टेक्सटाइल में न्यू मैनेजर अपॉइंट करो, और क्या? अभिमन्यु अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। ओके भाई, लेकिन उस सेन गुप्ता का क्या करना है? हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, नमन बोला। वो कहावत सुनी है तुमने? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बस मिस्टर सेन गुप्ता की हालत भी वही होने वाली है, अभिमन्यु लैपटॉप का कवर नीचे करते हुए बोला, और फिर मुस्कुरा दिया। आपका मतलब यह है कि जिंदल भी उसे नौकरी से निकाल देगा, नमन बोला। हाँ, कल जब सेन गुप्ता जिंदल की कंपनी ज्वाइन करेगा, तो मेरा आदमी जिंदल का शुभचिंतक बनकर उसे यह बताएगा कि अब सेन गुप्ता हमारी तरफ है, और हमारे लिए ही उसकी कंपनी ज्वाइन की है उसने। अब मन्नू बोला तो नमन मुस्कुरा दिया। वाह, श्याम भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, नमन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, अब मन्नू ने इतना ही कहा। ठीक है, मैनेजर की पोस्ट के लिए मैं भी वैकेंसी डालता हूँ, नमन बोला, और अभिमन्यु के केबिन से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद अभिमन्यु भी अपने काम में लग गए। इधर अनबी अपने रूम में बैठी हुई अपने लैपटॉप पर अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी। उसने एक दो जगह कॉल करके भी देख लिया, लेकिन सब जगह वैकेंसी फुल हो चुकी है। अनबी के चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। काफी देर तक जब उसका काम नहीं बना, तो उसने लैपटॉप को बंद कर दिया। तभी उसका फोन बज उठा। अनबी ने देखा तो स्नेहा का फोन था। स्नेहा का नाम देखकर अनबी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस वक्त मेरी याद कैसे आई? फोन उठाते ही अनबी बोली। मूवी की 2 टिकट्स हैं मेरे पास, चलेगी क्या? स्नेहा बोली। अरे नहीं, मुझे अब मन्नू के लिए खाना भी बनाना है अभी, अनबी बोली। हाँ, अब तू क्यों चलेगी मेरे साथ? शादी हो गई है ना तेरी, स्नेहा बोली। हाँ, ड्रामा मत कर, मैं अब मन्नू से बात करती हूँ, अनबी बोली तो स्नेहा खुश हो गई। यह हुई ना मेरी अनबी वाली बात। पहले मूवी देखेंगे, फिर मॉल घूमेंगे, स्नेहा बोली। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि तेरे ऑफिस का क्या? अनवी ने स्नेहा से पूछा। हाफ डे लिया है, स्नेहा खुश होते हुए बोली। हाँ, अनवी बोली। चल ठीक है, बाय, 1 बजे मिलते हैं, मैं तुझे पिक करने आऊंगी, स्नेहा बोली। अरे, मुझे एक बार अब मन्नू से परमिशन तो लेने दे, अनवी बोली। वो तुझे मना नहीं करेगा, स्नेहा बोली। अच्छा, तुझे कैसे पता? अनवी ने पूछा। तू ट्राई करके देख ले, उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ साफ नजर आता है। तेरी खुशी में ही उसकी खुशी है।
स्नेहा बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। हाँ जानती हूँ, बाय। अनवी बोली और उसने फ़ोन काट दिया। अनवी ने अपनी कॉल लिस्ट निकाली और अभिमन्यु का नंबर डायल कर दिया। वो मुझे स्नेहा के साथ कहीं बाहर जाना था। अभिमन्यु के फ़ोन उठाते ही अनवी बोली, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। अभिमन्यु बोला तो अनवी मुस्कुरा दी और फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। पहली मोहब्बत का ऐसा असर दिख रहा है, दीवानी सी हो गई हूँ तेरी हरी का दागी। अनवी मुस्कुराते हुए बोली और फिर किचन में आ गई। उसने जल्दी से रात के लिए डिनर रेडी किया और रेडी होने के लिए चली गई। अनवी ने जीन्स और उसके साथ क्रॉप टॉप पहन लिया। अनवी ने बालों को खुला छोड़ दिया। अब तक 1 बज चुका था और स्नेहा अनवी के घर के बाहर खड़ी अपनी स्कूटी का हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रही थी। स्नेहा की स्कूटी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर अनवी ने घर को जल्दी से लॉक किया और नीचे की ओर भाग पड़ी। ये लड़की बिना कानों में इयररिंग्स पहनते हुए अनवी स्नेहा के पास आ गई। थोड़ा हॉर्न को सांस तो लेने दे, अनवी बोली तो स्नेहा ने हॉर्न का बटन छोड़ दिया। ओए होए क्या बात है, तू तो शादी के बाद भी कह डाल रही है। स्नेहा अनवी को देखते हुए बोली, हाँ अब चल जल्दी, अब तुझे लेट नहीं हो रहा? अनवी बोली, हो रहा है ना, चल जल्दी बैठ। स्नेहा बोली तो अनवी ने जल्दी से हेलमेट पहना और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद स्नेहा ने स्कूटी को मॉल की पार्किंग एरिया में पार्क किया और दोनों जल्दी से मूवी हॉल की तरफ भाग पड़ी। दोनों ने एक साथ मूवी को एंजॉय किया। मूवी देखने के बाद दोनों वहीं मॉल में बने कैफेटेरिया में आ गईं। स्नेहा ने अपने और अनवी के लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए और वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गईं कि तभी एकदम से कुछ लोग उठकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागने लगे। भागने वाले लोगों में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां ही थीं। अरे इन सबको क्या हुआ? स्नेहा बोली। पता नहीं, अम्मी ने अपने कंधे उचका दिए। क्या हुआ? सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? कैफेटेरिया में काम करने वाले एक लड़के से स्नेहा ने पूछा। अरे मैम, आज ऊपर वाले फ्लोर में एक शॉप की इनॉग्रेशन है, तो उसके लिए अब मन्नू राजपूत आए हैं। वो लड़का बोला। क्या सच में? अब मन्नू राजपूत यहाँ आया है? स्नेहा चहकते हुए बोली। जी मैम, वो लड़का बोला तो स्नेहा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। चल ना, हम भी देख कर आते हैं अब मन्नू राजपूत को। सुना है बहुत हैंडसम दिखता है। स्नेहा बोली, मेरे पास मेरा अब मन्नू है और वो भी बहुत हैंडसम दिखता है, तो मुझे किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। अनवी बोली, ठीक है मत जा, मैं तो जा रही हूँ उसे देखने। स्नेहा बोली और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गई। भीड़ को पार करते हुए स्नेहा आगे बढ़ी और जैसे उसकी नज़र बॉडीगार्ड से घिरे हुए अभिमन्यु पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये अभिमन्यु सिंघानिया को अभिमन्यु राजपूत क्यों बुला रहे हैं? अभिमन्यु को देखते हुए स्नेहा खुद से बोली, ये अभिमन्यु राजपूत हैं? स्नेहा ने पास ही खड़ी लड़की से पूछा। हाँ, कितना डैशिंग है ना, वो लड़की बोली तो स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु वहां खड़ा किसी से बात कर रहा था और स्नेहा हैरानी से उसे देख रही थी। तभी वहां भीड़ में खड़ी एक लड़की ने अभिमन्यु को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अभिमन्यु के एक बॉडीगार्ड की नज़र उस लड़की पर गई तो उसने बॉडीगार्ड ने लड़की से उसका फ़ोन छीन लिया और अभिमन्यु के फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। कोई फ़ोटो नहीं लेगा अभिमन्यु राजपूत की, वो बॉडीगार्ड सख्त आवाज़ में बोला। स्नेहा अमुक सी खड़ी सब हैरानी से देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था। हजारों ही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे थे। उधर बात करते करते अभिमन्यु की नज़र स्नेहा पर गई तो वो भी उसे हैरानी से देखने लगा। स्नेहा, अभिमन्यु के शब्द उसके मुंह में ही घुल गए। अभिमन्यु उससे बात कर पाता इससे पहले स्नेहा वहां से चली गई। उधर स्नेहा अनवी के पास आई तो उससे कुछ दूरी पर ही रुक गई और वहीं खड़ी होकर अनवी को देखने लगी। अनवी फोन पर कुछ देख रही थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। क्या अनवी जानती है कि अब मन्नू राजपूत उसका पति है? अगर जानती होती तो मुझे जरूर बताती। इतना बड़ा सच वो मुझसे नहीं छुपा सकती। लेकिन अब मन्नू ने अनवी से इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्यों अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई उसे? कहीं अनवी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है? नहीं, मैं किसी को भी अनवी को हर्ट नहीं करने दूंगी। मुझे अनवी को सच बताना ही होगा। खुद से बोलते हुए स्नेहा अनवी की तरफ बढ़ी ही थी कि उसका फोन बज उठा।
स्नेहा प्लीज अनबी से कुछ मत कहना। स्नेहा ने फोन उठाया तो सामने से अभिमन्यु की आवाज आई, मिस्टर राजपूत, मुझे भी अपने झूठ में शामिल करना चाहते हो? स्नेहा गुस्से में बोली, मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभिमन्यु बोला, क्यों? मैं क्यों मिलूं तुमसे? स्नेहा बोली, अनबी के लिए। तुम अच्छे से जानते हो कि अनबी के लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा है तो प्लीज अनबी को कुछ मत बताना। अभिमन्यु बोला। स्नेहा ने अभिमन्यु की बात सुनी और फोन काट दिया। शायद अभिमन्यु सही कह रहा है, बड़ी मुश्किल से अनबी ठीक हुई है। 2 साल लग गए उसे पूरी तरह से ठीक होने में। अभी भी कुछ बातें उसके दिमाग में तरोताजा हो उठती हैं। ऐसे में अगर एकदम उसे सच पता चलेगा तो पता नहीं इस बात का उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा। स्नेहा खुद से बोली और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अनबी की तरफ बढ़ गई। देख लिया तूने अभिमन्यु राजपूत को, कैसा दिखता है? स्नेहा को देखते ही अनबी ने उससे पूछा। अभिमन्यु सिंघानिया से तो कम ही दिखता होगा, है ना? इसलिए तो चुप है, अनबी बोली। लेकिन स्नेहा एकटक उसे देखती रही। बोल ना, बोलती क्यों नहीं कुछ? अनबी स्नेहा को देखते हुए बोली, जितना हैंडसम तुम्हारा अभिमन्यु दिखता है उतना ही हैंडसम अभिमन्यु राजपूत दिखता है। दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। स्नेहा बोली, हाँ, लेकिन फिर भी मेरे वाला ही ज्यादा हैंडसम है। अनबी बोली, जब हैं ही दोनों एक तो कंपैरिजन कैसा? अनबी को देखते हुए स्नेहा अपने मन में बोली, अब चलें? स्नेहा ने अनबी से कहा, अरे अभी तो हम मॉल भी नहीं घूमे, तुझे तो सारा मॉल घूमना था। अनबी बोली, हाँ पर अब नहीं, वो ऊपर शोर शराबे में मेरा सिर दुखने लग गया। स्नेहा बोली, तुझे ही अभिमन्यु राजपूत को करीब से देखना था। जितने बड़े लोग उतने बड़े उनके चोंचले। अनबी बोली, उसे देख कर ही तो सिर में दर्द होने लग गया। स्नेहा धीरे से बोली, क्या कहा तुमने? अनबी ने पूछा। मैंने कहा आप चलें। स्नेहा बोली तो अनबी मुस्कुरा दी। हाँ चल, अनबी बोली। फिर दोनों वहां से घर के लिए निकल गईं। इधर नमन ने अभिमन्यु को परेशान देखा तो वो उसके पास आ गया। क्या हुआ भाई, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नमन ने अभिमन्यु को परेशान देखा तो बोला, स्नेहा ने मुझे देख लिया। अभिमन्यु बोला, स्नेहा? नमन ने सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखा। अम्बी की फ्रेंड, उसे पता चल गया कि मैं अभिमन्यु सिंघानिया नहीं हूँ बल्कि अभिमन्यु राजपूत हूँ। अभिमन्यु बोला, क्या? नमन हैरान होते हुए बोला, फिर वो तो भाभी को जाकर सब बता देगी और सच उनके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए। आप कहो तो मैं उस लड़की का मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे दे दूं? नमन ने अभिमन्यु से पूछा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हर किसी के लिए पैसा अहमियत नहीं रखता। अभिमन्यु बोला। तो? नमन बोला, मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि वो अनबी को कुछ ना बताए। अभिमन्यु बोला, और आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेगी? नमन ने पूछा। पता नहीं, शायद हाँ शायद ना। अभिमन्यु बोला, वो खुद दुविधा में फंसा हुआ था। वो खुद भी नहीं जानता था कि स्नेहा क्या करने वाली है। शाम का समय अभिमन्यु ने डोरबेल बजाई तो अनबी ने डोर खोला। अभिमन्यु मुस्कुराया और अंदर आ गया। अनबी जाकर अभिमन्यु के लिए पानी ले आई। उसने पानी का गिलास अभिमन्यु की ओर बढ़ा दिया। अभिमन्यु ने एक नज़र उसे देखा और आकर सोफे पर बैठ गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। झूठ बोलकर शादी की आपने मुझसे। इतना कैसे गिर गए आप कि अपनी फैमिली को मरा हुआ बता दिया? शर्म नहीं आई आपको? तुम्हें क्या लगा कि कुछ दिन झूठी शादी के सहारे एक असहाय लड़की के साथ रहोगे, अपनी रातें रंगीन करोगे और फिर छोड़ दोगे, है ना? इसीलिए सबसे ये शादी छुपाई है ना? गुस्से से भरी हुई अनबी बोली। अनबी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अभिमन्यु बोला। अच्छा, तो फिर कैसा है? अनबी गुस्से से बोली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। अभिमन्यु बोला, प्यार? झूठ की बुनियाद पर कोई प्यार नहीं होता मिस्टर अभिमन्यु राजपूत। सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा। अम्मी बोली और अपने कमरे में चली गई। उसने अपना बैग उठाया और रूम से बाहर आ गई। अनवी ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और मेन डोर की ओर चल दी। अनवी, कहाँ जा रही हो? अभिमन्यु ने अनवी के हाथ में बैग देखा तो बोला, एक झूठे इंसान के साथ एक पल भी मैं इस छत के नीचे नहीं रह सकती। अनवी बोली और वहां से चली गई। अनवी, अभिमन्यु जोर से चिल्लाया।
और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हुआ पड़ा था। उसने इधर उधर देखा तो वो ऑफिस में ही बैठा हुआ है। थैंक गॉड कि सपना था, अभिमन्यु बोला, और उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने केबिन में बने बाथरूम की ओर बढ़ गया। उसने वॉश बेसिन की टैप ऑन की और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेली में पानी भर लिया और पानी के छींटे अपने मुंह पर मार लिए। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? अभिमन्यु खुद से बोला। परेशानी के भाव एक बार फिर उसके चेहरे पर उमड़ आए थे। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आया और उसने चेयर पर टंगा अपना कोट उठाया और अपने केबिन से बाहर आ गया। पार्किंग एरिया से उसने अपनी गाड़ी को निकाला और गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। होप सो कि स्नेहा ने अनवी से कुछ न कहा हो। ड्राइव करते हुए अभिमन्यु खुद से बोला। और अगर मेरा सपना सच हो गया तो? नहीं, मैं अनवी को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अपने विचारों की उधेड़ बुन में अभिमन्यु ने गाड़ी को एवेन्यू अपार्टमेंट की पार्किंग एरिया में पार्क किया। वो गाड़ी से उतरा और मन में घबराहट लिए अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु ने डोरबेल बजाई और अनबी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक जब अनबी ने डोर नहीं खोला तो अभिमन्यु ने फिर से डोरबेल बजा दी, लेकिन अनबी अभी भी नहीं आई। तो अभिमन्यु की चिंता बढ़ने लगी। उसने जल्दी से अपने बैग में से घर की दूसरी चाबी निकाली और डोर खोलकर अंदर आ गया। उसे सामने से आती हुई अनबी दिखाई दी तो वो जल्दी से उसके पास आ गया। तुम ठीक तो हो ना? डोर क्यों नहीं खोला? अभिमन्यु अनवी को उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ। बाथरूम में थी, इसलिए डोर खोलने में लेट हो गई। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभिमन्यु के हाथों को अपने हाथ से हटाते हुए अनवी बोली। तो अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा। अनवी, मैं तुम्हें बताने। अभिमन्यु घबराते हुए बोला। तो अनवी जोर जोर से हंस दी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना डरते हैं, अम्मी बोली। अभिमन्यु हैरान सा खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनवी को हुआ क्या है। मैंने आपको मॉल में देखा था, अनवी बोली। तो अभिमन्यु की सांसें ही अटक गईं। मतलब वहां स्नेहा के साथ अनवी भी थी? अभिमन्यु अपने मन में बोला। अभिमन्यु राजपूत के साथ आए थे ना वहां? एक्सीलेटर पर किसी से फोन पर बात करते हुए जा रहे थे। मैंने इतनी बार आपको आवाज लगाई, लेकिन आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही अनवी मुंह बनाते हुए बोली। ओह, तो इसके लिए तुम बोल रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? अभिमन्यु रिलैक्स होते हुए बोला। हाँ, क्यों, कुछ और भी बात थी क्या? अनवी बोली। नहीं, और क्या बात हो सकती है? कुछ भी तो नहीं। बहुत भूख लगी है, अभिमन्यु बात को खत्म करते हुए बोला। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, अनवी बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। थैंक गॉड कि स्नेहा ने अनवी को कुछ नहीं बताया, अभिमन्यु एक लंबी सांस लेते हुए बोला और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चेंज करने के बाद अभिमन्यु डाइनिंग एरिया में आ गया। अब तक अनवी भी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। अभिमन्यु आकर चेयर पर बैठा तो अनवी ने उसे खाना सर्व किया और खुद भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। इससे पहले अनवी को कहीं और से सच पता चले, मुझे अनवी को सच बता देना चाहिए, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, अभिमन्यु खुद से बोला। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बड़ी हिम्मत करके अभिमन्यु बोला। जी कहिए, अनवी बोली। वो अभिमन्यु अभी इतना ही बोला था कि उसका फोन बज उठा। अभिमन्यु ने देखा तो नमन का फोन था। अभिमन्यु ने फोन काट दिया और बोलने लगा। तो फिर से उसका फोन बज उठा। आप पहले फोन उठा लीजिए, बात तो बाद में भी हो सकती है। हो सकता है किसी को कोई जरूरी बात करनी हो, अम्मी बोली। तो अभिमन्यु ने फोन उठा लिया। फोन सुनते ही वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभिमन्यु बोला और उसने फोन काट दिया। क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? अनवी ने अभिमन्यु को परेशान देखा तो पूछा। वो पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, अभिमन्यु बोला। पापा? अनवी सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगी। हाँ, वो नमन के पापा, अभिमन्यु बोला। ओह, तो आप जाइए, नमन को आपकी जरूरत होगी, अनवी बोली। हाँ, तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे आने में लेट हो जाएगा, अभिमन्यु बोला। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी, अनवी बोली। फिर अभिमन्यु ने जल्दी से गाड़ी और घर की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। अनवी ने डोर को अंदर से लॉक कर लिया
और डाइनिंग टेबल को साफ करने लगी। होप सो कि नमन के पापा ठीक हों। अनवी खुद से बोली और आकर अपने रूम में लेट गई। उसने लाइट को जलता ही छोड़ दिया। इधर अब मनु जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और उसने रिसेप्शन से राजेंद्र जी के बारे में पूछा और उनके वार्ड की तरफ बढ़ गया। अब मनु वार्ड के पास पहुंचा तो देखा कि राजेंद्र जी बिस्तर पर लेटे हैं। उनके एक हाथ पर कैनुला लगा हुआ है। वैशाली जी उनका दूसरा हाथ पकड़े वही उनके पास खड़ी हुई हैं और नमन उनके पैरों वाली साइड बैठा हुआ है। डैड, अब मनु जल्दी से उनके पास आ गया। मैंने कहा था ना कि अब मनु को कुछ मत बताना, राजेंद्र जी वैशाली जी से बोले। मैंने अब मनु को कुछ नहीं बताया, वैशाली जी बोली। तो फिर इस नालायक ने बताया होगा, राजेंद्र जी नमन को घूरते हुए बोले। अच्छा ही किया ना जो बता दिया। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? आपको पता है ना कि आप हार्ट पेशेंट हैं। दवाई खाने में आनाकानी क्यों करते हो आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अमन्यु राजेंद्र जी को डांटते हुए बोला। अरे कुछ नहीं हुआ, बस एक चक्कर ही तो आया था, राजेंद्र जी बोले। हाँ, इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से आपने दवाई नहीं ली थी और मुझसे भी झूठ बोल रहे थे। वैशाली जी भी राजेंद्र जी पर गुस्सा करते हुए बोली। रहा नहीं गया ना तुम दोनों माँ बेटे से? फोन करके बता दिया सब अभिमन्यु को और डांट दिलवा दी मुझे। खुद तो कब से डांट रही हो, अब अपने लाडले को भी बुला लिया। राजेंद्र जी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोले। क्या कहा डॉक्टर ने? अभिमन्यु ने पूछा। कुछ नहीं, वो क्या कहेगा, एक इंजेक्शन दिया और सुबह तक घर भी भेज देगा, राजेंद्र जी बोले तो अभिमन्यु ने नमन की तरफ देखा। सब ठीक है भाई, दवा ना खाने की वजह से हार्ट बीट बढ़ गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, अब सब ठीक है। सुबह तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर कल सारे टेस्ट दोबारा होने के बाद घर भेज देंगे, नमन बोला। हाँ, अब मनु ने इतना ही कहा। तभी वह नर्स राजेंद्र जी का चेकअप करने के लिए आई। उसने राजेंद्र जी का बीपी और हार्ट रेट चेक किया और हाथ में पकड़ी सीट पर उसे नोट कर लिया। आप में से कोई एक ही यहाँ रुक सकता है, नर्स बोली और वहां से चली गई। आप घर जाइए, मैं यहाँ रुक रहा हूँ पापा के पास, अब मन्नू ने बोला और फिर नमन को वैशाली जी को घर ले जाने का इशारा किया। नहीं, यहाँ तेरे पापा के पास मैं रुकूंगी और तू घर जाएगा अनबी के पास। तू कह रहा था ना कि रात को अकेले में उसे डर लगता है, तो तू जा उसके पास, वैशाली जी बोली। लेकिन माँ, अब मन्नू इतना बोला ही था कि वैशाली जी ने अब मन्नू को रोक दिया और बोली। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जा रहे हो मतलब जा रहे हो, और ये मेरा ऑर्डर है। हाँ, मतलब आप मानेगी नहीं, अभिमन्यु बोला। नहीं, वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने वैशाली जी को साइड किया और वहां से चल पड़ा। फिर कुछ दूरी पर जाकर रुका और बोला, अगर हाँ हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो फोन कर दूंगी। अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही वैशाली जी बोली तो अब मनु ने मुस्कुराते उन्हें बाय बोला और वहां से आ गया। अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जा तू भी, तुझे भी ऑफिस जाना है ना सुबह, वैशाली जी नमन से बोली। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में ही सोऊंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बुला लेना, नमन बोला और वहां से चला आया। दोनों के जाने के बाद वैशाली जी राजेंद्र जी के पास आ गई। इधर अनवी अपने रूम में लेटी हुई है। वो करवट पर करवट बदल रही थी। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर वो उठकर बैठ गई। उसने अपना लैपटॉप उठाया और उस पर गेम खेलने लगी। कुछ देर तक वो अपने लैपटॉप पर गेम खेलती रही। उसकी आंखें नींद से भारी होने लगीं। बीच बीच में एक दो बार उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। वो जल्दी से हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं सो सकती। अगर सो गई तो फिर से वही सपना मुझे डराएगा और फिर मुझे संभालने के लिए ना तो यहाँ मेरे पास माँ है और ना ही अभिमन्यु, अनवी खुद से बोली। तभी उसे लिविंग एरिया में किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो डर गई। ये तो किसी के कदमों की आहट है, मतलब घर में कोई है। अनवी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए खुद से बोली। अनवी ने अपने बेड के नीचे पड़ा हुआ डंडा और ब्लैंकेट उठाया और अपने रूम की लाइट ऑफ करके धीरे से लिविंग एरिया की तरफ बढ़ गई। लिविंग एरिया में बस हल्की सी रोशनी थी, जिसमें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अनवी को अंधेरे में एक आकृति दिखाई दे रही थी। लगता है घर में चोर घुस आया है, अनवी खुद से बोली और दबे कदमों से उस आकृति की ओर बढ़ने लगी।
अनवी ने जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। मेरे घर में चोरी करेगा? तू जानता नहीं है अनबी को। अनबी उसे डंडे से पीटती रही। अनबी, क्या कर रही हो? ब्लैंकेट के अंदर से अभिमन्यु बोला। ओए, तुझे मेरा नाम भी पता है? कौन है तू और मेरे घर में क्या करने आया है? अनबी आंखें बड़ी करते हुए बोली और उसे 2-3 डंडे और मार दिए। अनबी, मैं हूँ अभिमन्यु। ब्लैंकेट उतारते हुए अभिमन्यु तेज आवाज में बोला तो अनबी ने जल्दी से लिविंग एरिया की लाइट ऑन कर दी और देखा तो सच में वहां अभिमन्यु खड़ा था, जिसने एक हाथ से अपनी दूसरी आर्म को पकड़ा हुआ था। उसे देखकर अनबी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। ये क्या किया तूने अनबी? अपने ही पति को पीट दिया। अनबी खुद से बोली और फिर अभिमन्यु की तरफ भागी। सॉरी, वो मुझे लगा कि घर में कोई घुस आया है। जोर से लगी क्या? अनबी बोली। धीरे से तुमने मारा कब? अभिमन्यु कराहते हुए बोला। सॉरी, मुझे सच में लगा कि कोई चोर घुस आया है। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? नमन के पापा ठीक है क्या? अनबी बोली। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पिटने के बाद मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अभिमन्यु बोला। मैं आपके लिए हीटिंग पैड लेकर आती हूँ। सिकाई करोगे तो आराम मिलेगा। अनबी बोली। इट्स ओके। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी ब्रेव है। अगर मैं ना बोलता तो आज तो मेरा राम नाम सत्य ही हो जाता। अभिमन्यु बोला तो अनबी ने उसके होठों पर अपने हाथ रख लिए। आप क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं? ऐसा मत बोला करो। अनबी बोली। अच्छा, क्यों? अभिमन्यु ने पूछा तो अनबी उसके पास से उठ गई। मैं हीटिंग पैड लेकर आती हूँ। अनबी बोली और जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनबी के दिल की धड़कनें तेज भागने लगी थी। अभिमन्यु ने अनबी की तरफ देखा और उसका हाथ छोड़ दिया। अनबी भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मुस्कुराते हुए अनबी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी अलमीरा से हीटिंग पैड निकाला और बाहर आ गई। अनबी लिविंग एरिया में आई तो अभिमन्यु अपने रूम में जा चुका था। अनबी भी हीटिंग पैड लेकर उसके रूम में आ गई। अनवी ने रूम में एंटर किया तो अब मन्नू टी शर्ट उतारे मिरर के सामने खड़ा खुद को देख रहा है। उसकी आर्म और बैक पर डंडा लगने से काफी गहरा निशान पड़ गया था। अनवी ने उन निशानों को देखा तो भागते हुए उसके पास आ गई। ओ एम जी, ये तो बहुत जोर से मार दिया मैंने आपको। आई एम सॉरी। अनवी नम आंखों से अभिमन्यु के शरीर पर पड़े निशानों को देखते हुए बोली। इट्स ओके, थोड़ा सा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु बोला। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? लाइए, मैं आपको मरहम लगा देती हूँ। अनवी बोली और फिर उसने ड्रार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। आइए, यहाँ बैठिए। अनवी बोली तो अभिमन्यु बेड के किनारे पर बैठ गया। अनवी बड़े प्यार से अभिमन्यु को मरहम लगाने लगी और अभिमन्यु उसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए निहारने लगा। आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। अभिमन्यु को मरहम लगाने के बाद अनवी बोली और उसके रूम से निकलकर किचन में आ गई। उसने हल्दी वाला दूध बनाया और वापस अभिमन्यु के रूम की तरफ बढ़ गई। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। हल्दी वाले दूध का गिलास अभिमन्यु की ओर बढ़ाते हुए अनवी बोली। ये क्या है? हल्दी वाले दूध का गिलास देखते हुए अभिमन्यु अनवी से बोला। हल्दी वाला दूध? चलिए पीजिए जल्दी। अनवी बोली। मैं ये नहीं पी सकता। ये हल्दी वाला दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमन्यु बोला। अरे, ऐसे कैसे पसंद नहीं है? और वैसे भी आपको इसे दवाई के तौर पर पीना है। तो चलिए आंखें बंद कीजिए और जल्दी से हल्दी वाला दूध फिनिश कीजिए। नहीं, पीजिए। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ना फिनिश कीजिए। अनवी ने एकदम से अभिमन्यु की नाक पकड़ ली। क्या? अभिमन्यु ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, अनवी ने हल्दी वाले दूध का गिलास अभिमन्यु के मुंह से लगा दिया। जल्दी पीजिए। अब बेचारा मरता क्या ही करता। मजबूरन अभिमन्यु को हल्दी वाला दूध पीना पड़ा। हो गया। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। अनवी अभिमन्यु के गाल थपथपाते हुए बोली। ई ऊ छी, क्या पिला दिया मुझे? इससे अच्छा था तो मुझे 2 डंडे और मार लेती। अभिमन्यु बोला। अच्छा, डंडे खाकर बहुत मजा आया क्या? अनवी मजाक करते हुए बोली। तुम तो प्यार से जहर भी पिला दो, वो भी पीकर मजा ही आएगा। अभिमन्यु बोला। अच्छा, ये हल्दी वाला दूध तो पिया नहीं गया आपसे और आप जहर पीने की बात कर रहे हो। अनवी बोली। ट्राई करके देख लो। अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी तरफ देखने लगी। गुड नाइट। अनवी बोली और आकर बेड की साइड पर लेट गई।
उसके होंठों पर अभी भी मुस्कुराहट छाई हुई थी। अनवी के सोने के बाद अब मन्नू ने भी लाइट ऑफ की और जाकर सोफे पर लेट गया। एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब दोनों की आंख लग गई, उन्हें भी नहीं पता चला। अगली सुबह अनवी की आंख खुली तो सामने खड़ा अब मन्नू रेडी हो रहा था। अब मन्नू ने अनवी को अंगड़ाई लेते देखा तो उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग। अनवी उठकर बैठते हुए बोली, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अनवी ने अब मन्नू से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। मैडम जी, जरा घड़ी की तरफ देखो। अब मन्नू बोला तो अनवी ने दीवार पर टंगी क्लॉक की ओर देखा जिसमें 9 बज रहे थे। ओ एम जी, 9 बज गए। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अनवी बोली, क्योंकि तुम रात को लेट सोई थी। वैसे भी मैंने सोचा कि मेरी पिटाई करके थक गई होगी। अब मन्नू मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरा मजाक बना रहे हो ना? अनवी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा बाबा, नहीं बना रहा। अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। अब मन्नू बोला, नाश्ता? लेकिन नाश्ता तो अभी बनाना है। मैं बस 5 मिनट में आई। अनवी बोली और जल्दी से बेड से उठ खड़ी हुई। उसने अपने स्लीपर्स पहने और जल्दी जल्दी में बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। नाश्ता मैंने बना दिया है, तो आराम से जाओ। अब मन्नू बोला तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। नाश्ता आपने बनाया? अनवी हैरानी से अब मन्नू को देखते हुए बोली, हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अब मन्नू राजपूत कुछ भी कर सकता है। अब मन्नू बोला, हाँ। अनवी ने इतना ही कहा और फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अनवी बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ मन्नू उसी के आने का इंतजार कर रहा था। अनवी आकर टेबल पर बैठ गई। अनवी ने चपाती बॉक्स का कवर उठाया तो वो हैरान रह गई। इतने बढ़िया पराठे आप तो नहीं बना सकते, बताइए कहाँ से लाए हो? अनवी बोली तो अब मन्नू उसको देखने लगा। बाहर से मंगवाए हैं। अब मन्नू बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं? अब मन्नू बोला, हाँ पूछिए। अनवी बोली, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो तुम क्या करोगी? अब मन्नू बोला तो अनवी हैरानी से उसे देखने लगी। आप मुझसे झूठ क्यों बोलोगे भला? अनवी ने पूछा। अगर बोला तो? अब मन्नू बोला। क्या अब मन्नू, सुबह सुबह आप बेफालतू की बातें लेकर बैठ गए? मुझे यकीन है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। अनवी बोली तो अब मन्नू उसकी ओर देखने लगा। अनवी की बात सुनकर अब मन्नू चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। अनवी ने भी घर का काम फिनिश किया और राजेंद्र जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर चल दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।